आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। उस वक्त पूरी दुनिया की टिकाहें जिस बड़ी खबर पर टिकी हुई हैं वो है मिडल ईस्ट की जंग। जमीन बारूद से लगातार मिडल ईस्ट की जल रही है। 31 दिन से जारी जंग में अब सरहदों से निकलकर संसाधनों तक भी ये जंग पहुंच गई है। न्यूक्लियर और ऑयल प्लांट के बाद अब पावर ग्रिड और वाटर प्लांट पर भी हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक से ईरान की राजधानी में अंधेरा छा गया, जिसके बाद ईरान ने कुवैत से लेकर इजराइल तक तबाही मचा दी, जिसके बाद कुवैत में पानी के संकट पैदा हो गए। दूसरी ओर ट्रंप और पाकिस्तान रोजाना नए नए वादे और दावे कर रहे हैं, लेकिन वाटर प्लांट पर अटैक के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेल के बाद अब पानी को लेकर महायुद्ध होगा और क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेने वाली है। इन तमाम सवालों पर अपने खास मेहमान एक इंटरनेशनल पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में 31 दिन से लड़ाई, तेल के बाद अब पानी पर गरमाई। खाड़ी देशों में तेल का अकाल पड़ेगा, क्या अरब अब पानी के लिए तरसेगा? सऊदी, कुवैत से लेकर बहरीन, 24 घंटे में ईरान ने बदल दिया युद्ध का सीन। इजरायल ने तेहरान में पावर प्लांट उड़ाया तो ईरान ने बीर शेबा के केमिकल प्लांट पर बारूद बरसाया। मिडिल ईस्ट की जंग का 1 महीना पूरा होने के साथ महायुद्ध और भीषण हो गया है। बीते 24 घंटे में अमेरिका, इजरायल और ईरान ने गोले बारूद की बरसात कर दी है। इजरायल ने तेहरान में हथियार प्रोडक्शन फैसिलिटी पर बमों की बारिश की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को तबाह कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने पहले इजरायल में केमिकल प्लांट को उड़ा दिया और फिर कुवैत के बिजली और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट पर भी अटैक कर दिया। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर रविवार रात ईरान में बड़ी स्ट्राइक की और तेहरान में हथियार प्रोडक्शन फैसिलिटी पर 120 से ज्यादा बम गिरा दिए। इजरायली हवाई हमले में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बाद शहर में कई जगह पर धमाके होने लगे। अमेरिका और इजरायल के डबल अटैक के बाद तेहरान में कई जगहों पर धमाके के साथ आग के गोले उठने लगे। ईरान की राजधानी तेहरान के पास कियान में ताबड़तोड़ बमबारी की गई। इस हमले में IRGC का गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तेहरान के साथ ही तबरीज में भी अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। तबरीज के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार ब्लास्ट होने लगे। हथियार प्रोडक्शन फैसिलिटी के बाद इजरायल ने ईरान का एक पावर प्लांट भी उड़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमले की वजह से ईरान में बड़े पैमाने पर पावर कट करना पड़ा, जिससे तेहरान समेत कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से ईरान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पावर सेंटर्स पर हमले के बाद ईरान भड़क गया है और उसने जवाबी हमला करने की चेतावनी जारी की। IRGC ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अब ईरान अमेरिका और इजरायल के नेताओं और आर्मी कमांडरों के घरों को निशाना बनाएगा। با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान के संसाधनों पर हमले जारी हैं। और अब जब ईरान अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी में है, तो ट्रंप ने एक नया दावा करके सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ट्रंप अब कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को 20 ऑयल टैंकर का गिफ्ट दिया है। We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly.
We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. लेकिन अब ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, ईरान उनकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला है। तभी उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब से लेकर कुवैत, बहरीन से लेकर यूएई और इराक के बगदाद और इरबिल में ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। सबसे बड़ा नुकसान कुवैत को हुआ है। ईरान ने कुवैत की लाइफलाइन यानी वहां के वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। जिस वाटर प्लांट से कुवैत के 90% लोगों को पानी सप्लाई होता था, ईरान ने उसे उड़ा दिया है। इसके साथ ही कुवैत के बिजली प्लांट को भी हमले से तबाह कर दिया है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में कुवैत पर एक के बाद एक 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का दावा किया गया है। अमेरिकी फौज ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए अमेरिका के मरीन सैनिकों को कुवैत के बेस पर उतारा गया है। यही वजह है कि ईरान ने अब कुवैत पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद के साथ ही इरबिल में भी आईआरजीसी के हमलों से कहर बरपा हुआ है। रविवार रात में इरबिल में कई जगहों पर एक के बाद एक धमाके हुए। यह अटैक ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करके किया था। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले इसलिए तेज कर दिए हैं क्योंकि अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और ट्रंप भी इस बात को कह चुके हैं कि उनके पास ग्राउंड ऑपरेशन का ऑप्शन भी खुला हुआ है। लेकिन अमेरिका के लिए यह ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी मरीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना होगा और करीब 500 किलोमीटर ईरान के समुद्री बॉर्डर के साथ चलना पड़ेगा, जहां वो ईरानी मिसाइल, ड्रोन और तोपखाने के रेंज में होंगे। हॉर्मुज में ईरान की बारूदी सुरंगें भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हैं। ईरान की मॉस्कीटो फ्लीट, छोटी छोटी नावों से बचना आसान नहीं है। ईरान के नेवी ड्रोन किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इन चुनौतियों के चलते ही ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए नेतन्याहू की मंजूरी भी जरूरी है, क्योंकि जब तक इजरायल ईरान पर हमले बंद नहीं करता, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना नहीं की जा सकती। लेकिन नेतन्याहू तो मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने में मशगूल है। אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, וחמאס הוא לא אותו חמאס. नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईरान इजरायल से बदला लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ईरान ने दक्षिणी इजरायल में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। ईरान के हमले के बाद इलाके में खतरनाक केमिकल फैलने का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद इजरायल के होम फ्रंट कमांड ने लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी। यह हमला नियोत होवाब के इंडस्ट्रियल जोन में हुआ, जो बियर शेबा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ईरान ने रमत होवाब में केमिकल प्लांट को निशाना बनाने के साथ ही तेल अवीव में भी हमले जारी रखे हैं, और उसने तेल अवीव में एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर करके तबाही मचा दी हैं। इसके साथ ही इलियट शहर में भी ईरान के हमले के बाद धमाके पर धमाके होने लगे। इसके साथ ही इजरायल के नेगेव शहर को भी ईरान के मिसाइल अटैक की मार झेलनी पड़ी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर दावा किया है कि वो जल्द ही इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक करवाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए सहमत हैं। We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship
with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. लेकिन पाकिस्तान की इन कोशिशों को तब एक बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के समय से पहले ही खत्म हो गई। तो हमने सुना था कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो पानी के ऊपर लड़ा जाएगा, और जिस तरह से मिडल ईस्ट की जंग का दायरा फैलता जा रहा है और अब बात आ गई है कि पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा तरसा के मारेंगे, क्योंकि आप सऊदी अरब की बात करें, कुवैत की, ओमान की, तमाम इन गल्फ कंट्रीज की आप बात कर लीजिए, वहां पर लगभग 70 से 90% जो पानी की जरूरत होती है वो डिसैलिनेशन यानी कि समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाकर ही आप अपनी पानी की रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इन तमाम सेंटर्स को जहां ये डिसैलिनेशन की प्रक्रिया होती है उनको निशाना बनाया गया तो आप सोच सकते हैं कि कैसा हाहाकार मचेगा, बूंद बूंद के लिए तरस कर लोग मरेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखर यूसुफजई हैं, पाकिस्तान के पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर भरत बरई हैं, अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी के, अमेरिका से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। और शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश से पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ चढ़कर पीस टॉक्स की बात कर रहा था, कह रहा था कि वो एक का डॉक्यूमेंट जो है डॉजियर सौंप रहा है दूसरे को, तो भाई क्या हुआ, कहां से मामला डिरेल हो गया कि अब तक तो सिर्फ यूएस के बेस निशाने पर थे, जहां यूएस के सैनिक ठहरे हुए हैं वो इंस्टॉलेशन निशाने पर थे, अब पीने के पानी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच पिनाज। एक तो ये है कि बिल्कुल जो बातचीत हुई ये आज तकरीबन 11 बजे के बाद ये लोग वापस अपने अपने कंट्रीज को रवाना हुए, जो 3 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, और बिल्कुल बात हुई। और उससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की अब्बास अराकी साहब से उस मीटिंग से पहले 2 दफ़ा बात हुई है, और उसकी वजह यही थी कि ये जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल पूरी दुनिया के लिए, कि उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए। आपने बात की कि पानी के ज़खायर पे और इस पे हमले हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के ऊपर ईरान के, इसके साथ यूनिवर्सिटीज के ईरान पे, मनाब के स्कूल को 170 बच्चियां मार दी, उस पे किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं की डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू ने। मेरे ख्याल में बात ये होनी चाहिए कि जो इंसानों को क्रश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ईरान पे हमला क्यों किया गया, ये क्वेश्चन होना चाहिए पूरी दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू से जो दुनिया के गुंडे बने हुए हैं और किसी पे भी चढ़ दौड़ने के लिए आते हैं कि अगर आप हमें पसंद नहीं हैं, आप हमारी जी हुजूरी नहीं करते, आप हमारी कोई बात नहीं मानेंगे, तो हम आपको मलियामेट करने के लिए आपके ऊपर हर किस्म के मिसाइल भी मारेंगे, हर किस्म के जहाज़ों का इस्तेमाल भी करेंगे, और ऊपर से यह हटदर्मी भी दिखाएंगे कि हम आपकी हुकूमत चेंज करेंगे। क्यों? क्या आज तक किसी ने कोशिश की कि नेतन्याहू को हटाकर वहां पे किसी और को लाया जाए? आज तक किसी ने कोशिश की कि स्टारमर को हटाकर यूके की प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और को दी जाए? डोनाल्ड ट्रंप को हटाकर जो बाइडन को लाया जाए, या जो बाइडन को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप को लाया जाए? किसी और कंट्री ने, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो या कोई और दुनिया का मुल्क हो, हमारे साउथ एशिया का कोई कंट्री हो, जिन्होंने ये हरकत की हो? ये वाली हरकतें हमेशा जो है अमेरिका करता है। हाँ, मिडिल ईस्ट में इजराइल है, उनका पाला हुआ गुंडा। देखिए, ये तरीका नहीं है ना, इस तरीके से मामलात सही होंगे। जब कोई मरता है ना, अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती किसी की जिंदगी नहीं होती। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। अगर इजराइल किसी भी चीज को जाके हिट करने की कोशिश करेगा और ईरान से ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो हमारे पानी के डिसलिनेशन जो प्लांट्स है उसको हिट ना करे, हमारे फ्लाई चीज को हिट ना करे, क्या वो छोड़ते हैं? कल परसों उन्होंने CNN की टीम को उसके साथ क्या दुनिया के रिकॉर्ड पे नहीं है? फातिमा बतूनी जो लबनान की एक रिपोर्टर थी अरेबिक साइट की, उसको मार दिया, उनकी गाड़ी को हिट कर दिया। दुनिया उसके ऊपर खामोश है। क्यों? सारी चीजें यह कि जहां पे गुंडागर्दी है, जिसकी चौधराहट है, उसकी सब वाह वाह करते हैं, सब उसके जाकर उसके जूते पॉलिश करते हैं, उसके जूते सीधे करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड की, और ये उन लोगों के जूते सीधे किए जाते हैं जो एप्स्टीन फाइल में 8-8 साल की बच्चियों के साथ, जो बदतरीन मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा बदतर ही और कोई नहीं हो सकती, 10-10 साल की बच्चे जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं,
उसके ऊपर क्यों हमारी ये सिविलाइज दुनिया खामोश है? क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बोलते कि यार ये छोटी जो स्कूल गोइंग बच्चियां होती थी उसके साथ क्या किया जाता था? मिस्टर लेकिन फकर, आपका मुल्क ही तो बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती तो ट्रंप साहब से उन्हीं की है ना। मुनीर साहब को लंच कराते हैं, मुलाकात करते हैं, मीडिएशन के लिए भी वो पाकिस्तान को ही चुनते हैं। जी बिल्कुल पिनाज, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप जितना गुस्सा आपके अंदर है ईरान को लेकर, उतना गुस्सा पाकिस्तान के हुक्मरानों में नहीं है शायद। भी दे दें पाकिस्तान में। क्या किसने शहबाज शरीफ की वाह कि क्या आपने बड़ा कमाल किया? रोज उसको जूते पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उस चीज के ऊपर जो सलूट मारता है वहां पर, उसको तो कोई अच्छा नहीं कह रहा पाकिस्तान में, और ना कोई उनको अच्छा कहेगा। आज इलेक्शन करवा दे तो उनको लग पता जाएगा कि यार मेरी हैसियत क्या है। मैं कहता हूं कि काउंसलर की सीट जीत कर दिखा दे शहबाज शरीफ साहब को, इस टीवी के ऊपर चैलेंज करता हूं उसको, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे, सिर्फ ये शर्त है मेरी, बस। ठीक है, आपका गुस्सा वाजिब है यहां पर, लेकिन दीपक वोरा सर, बात तो यही है ना कि जिस तरह से एक तरफ तो आप पीस टॉक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि ईरान के हफ्तकल में खुजस्तान प्रांत में वहां पर आप उसके वाटर रिजर्वेयर पर हमला कर देते हैं। अभी जब पलट के ईरान कुवैत को टारगेट करता है, उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करता है, तो ईरान क्या गलत कर रहा है फिर? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूं, हमेशा मेरी जानकारी बढ़ती है। इजराइल या अमेरिका ने ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमला किया है। तेहरान में इस समय टोटल ब्लैकआउट है, वहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं है, और इन्होंने उसको, जो ट्रंप साहब ने कहा था आपकी एनर्जी फैसिलिटीज़ को मैं नहीं मारूंगा, वो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन था, उन्होंने मारा। ये कई देश ऐसा करते हैं। अभी मैंने सुना था कि जो उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री हैं, आप अभी सुन रहा था उनका बयान कि अमेरिका तो हमारा बहुत दोस्त है और मैं बड़ा खुश हूं कि जो कुछ वो मान गए हैं हमारी बात। तो ये सब दिल को बहलाने के लिए ख्याल है। मैं एक बेसिक चीज़, आपने टर्की को बुलाया, सऊदी अरेबिया को बुलाया, मिस्र को बुलाया, अजरबैजान भी कूद पड़ा, लेकिन जो आपस में लड़ रहे हैं ईरान और इजराइल एंड अमेरिका, उनमें से तो कोई भी नहीं था। और ईरान ने तो कह दिया कि ये कोई शांति वार्ता नहीं है, मैं इसकी बात सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान के साथ बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ अमेरिका भी कोई परवाह नहीं करता। ये जो कहने की चीज़ें हैं, इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आप बातचीत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन तैयारी करो ग्राउंड अटैक की। और ग्राउंड अटैक में क्या होगा, आप कब्जा कर लेंगे खर्ग आइलैंड पे, और आप हॉर्मुज का जो द्वीप है उसको आप ख़त्म कर देंगे। ये मेरा मानना है नेक्स्ट स्टेप होने वाला है अगले 48 घंटे में। यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ है, ईरान कहता है अब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ पे हमला करूँगा। तो उनकी क्या गलती है जो बैठे हैं यूएई में या फिर सऊदी में हैं या फिर बहरीन में हैं? आई डोंट नो उन पे क्यों पलटवार कर रहे हैं। उनको इन्वॉल्व कर लिया है जंग में जब कोई ज़रूरत नहीं थी इसके होने की। सो मेरा मानना, टू कंक्लूड, मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूँ। आज मेरा मानना ये है, जब मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, कि ईरान बहुत मार खा रहा है और ट्रंप रुकने वाला नहीं है, ना इजराइल रुकने वाला है। उनका बॉटम लाइन वही रहता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने दिए जाएंगे और उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इससे कम वो कुछ नहीं मानेंगे। इससे कम कुछ नहीं मानेंगे, या फिर हॉर्मुज पे जब तक अपनी सत्ता काबिज नहीं हो जाएगी, पूरा एनर्जी जो चोकलाइन है उस पर अपनी गवर्नेंस नहीं कर लेंगे, तब तक नहीं मानेंगे सर। लेकिन इस बीच बात यही आ रही है कि जंग अगर इसी तरह से एस्केलेट होती रही, इसमें नए नए जो देश हैं वो शामिल होते रहे, और बात अगर पानी तक आ गई, तो फिर हालात कितने विभत्स होंगे। डॉक्टर बरई, अमेरिका में किस तरह की हलचल है? हमने देखा कि ट्रंप के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग जो है फिलाडेल्फिया, हर जगह सड़कों पर उतरे हैं, इतना हुजूम वहां पर नजर आ रहा था, पर लगा नहीं कि ट्रंप को इससे कोई प्रेशर हुआ होगा, कोई फर्क पड़ा होगा। वो तो बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी पे है। आपकी बात सही है। अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं और जो लेफ्ट विंग हैं, वो तो नो किंग का प्रोटेस्ट 2 साल 1 साल से कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जंग चल रहा है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, $4.25 का हो गया है गैलन, लेकिन दूसरी असर लोगों को नहीं हुए हैं। नेचुरल गैस तो अमेरिका से बहुत आता है। सो वॉर के लिए ऐसा है कि ईरान के विरुद्ध भी कांग्रेस में काफ़ी लोग हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। जो पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे थे, 3 उद्देश्य थे अमेरिका के और इजराइल के। पहला, आयतोल्ला हमेशा बोल रहे थे
जैसे हमारे हाथ में एटम बॉम्ब आ जाएगा तो हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, उसको दुनिया के नक्शे से उड़ा देंगे। अब देखो ये जो एरिया है इस द लैंड ऑफ कानान बोल रहे थे बाइबल में, और इजराइल, जुडेया, समारिया, वो 4000 साल की पुरानी संस्कृति यहूदी लोगों की है, तो उनको भी अपने देश में रहने का हक है। इजराइल कभी 1948 से यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, तो किसी आयतोला को बोलना कि हम एक दूसरे देश पर सर इसमें बात कोई दोहराई नहीं है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल ईरान इतने लंबे समय से कह रहा है, प्रोवोक करने का काम ईरान ने बोल रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, उसमें कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप किसी को बोलेंगे डेथ टू अमेरिका तो ये गलत है, और उस मुल्क को पूरा हक है भाई अपना सेफगार्ड करने का। लेकिन सवाल अभी यही है ना कि आप जिस तरह से जंग में उतरे हैं, जिस तरह से आप अब इसमें एनर्जी जो इंस्टॉलेशन है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सबको टारगेट कर रहे हैं। ईरान के सामने अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका अपनी पर आ गया तो जंग का अंजाम क्या होगा। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि अब ये क्लियर है कि ट्रंप यहां रुकेंगे नहीं, और बूट्स ऑन ग्राउंड की जो खबरें अमेरिका के मीडिया में हम देख रहे हैं वो अब कंफर्म्ड हैं, और वही होने जा रहा है 6 अप्रैल के बाद। हाँ, वो क्या करेंगे कि चाइना को जो ऑयल मिलता है वो खर्ग आइलैंड से जाता है, अगर वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो चाइना भी आ जाएगा, क्योंकि चाइना भी 90% ऑयल इंपोर्ट करता है भारत के तरह, तो उनको भी असर होगी। अभी तक उनको असर नहीं हुई है, क्योंकि जो ऑयल चाइना से जाता है खर्ग आइलैंड से लोड करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करते हैं। अब जब चाइना पर रुक आएगी, उनको ऑयल नहीं मिलेगा, तो फिर चाइना प्रेशर डालेगा ईरान पर। अब ईरान में कौन सत्ता पर है, कौन नहीं करता है मालूम नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो बचे हैं और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट वो बचे हैं, बाकी रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने आप करते हैं, क्या टारगेट चुन करते हैं वो मालूम नहीं है। तो सर उन्होंने तो पूरा एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि मेरे बाद ये, इसके बाद ये, और जब सब कुछ कोलैप्स हो जाए तो आईआरजीसी पूरा कंट्रोल ले ले। तो ऐसा नहीं है कि रिजीम खात्मा जो चाह रहे हैं ट्रंप वो ऐसे ही यूं ही हो जाएगा। हमारे साथ बांग्लादेश से भी शोएब चौधरी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शोएब जी जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से अब ये जंग, पहले था अमेरिका के अड्डों पर हमला हो रहा था, ईरान की वो जगह जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है या जहां उनके मिसाइल इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा था। हालांकि एक स्कूल का जो टारगेट हुआ उसमें जो बेगुनाह बच्चियां मारी गई उसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अमेरिका की अपनी थ्योरी थी। लेकिन मोर और लेस इसी तरह से आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ही या फिर एनर्जी इंस्टॉलेशन को ही टारगेट कर रहे थे। लेकिन अब ये जंग जो है ना वो सिविल पॉपुलेशन तक आ गई है, यानी आपके पानी की जो जरूरत है उसको खत्म कर देंगे, डिसॉलेशन के प्लांट्स, आपकी एनर्जी काट देंगे, आपके एनर्जी प्लांट्स को खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब अब ये जंग कहीं रुकती हुई नहीं दिख रही है चौधरी साहब, ये अब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कुवैत पर ईरान ने कह दिया है कि आपने हमें किया, अब कुवैत की बारी है। कुवैत और सऊदी अरब के डिसैलेशन प्लांट्स और जो पावर प्लांट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे आज की रात। बहुत बहुत धन्यवाद विनाथ जी। देखिए, मैंने पहले भी आपके एक शो में कहा था कि ये जंग अभी अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग नहीं रहा, ये ईरान की जंग है सुन्नी दुनिया के साथ, और अमेरिका के भी खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। तो आप कहिए कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल और द सुन्नी वर्ल्ड, और दूसरी तरफ है ईरान। अभी ईरान को कौन चला रहा है? IRGC। ये कोई ईरान के प्रेसिडेंट की जो नाम सुनते हैं हम लोग, मुस्तफा खमेनी, ये है ही नहीं दुनिया में। ईरान इज अंडर कंट्रोल ऑफ IRGC। तीसरी जो बात है, आप जो विनाथ जी बात कर रहे थे ऑन द अटैक ऑन सिविलियन इंस्टॉलेशंस, अगर आप ये गाजा वार में ध्यान डालेंगे देखेंगे कि टेररिस्ट मोडस ऑपरेंडी, ईरान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, सॉरी। तो टेररिस्ट मोडस ऑपरेंडी होता है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सब मोबिलाइज करते हैं, इसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को, इंस्टॉलेशंस को, इक्विपमेंट्स, अपैरेटस को। तो स्कूल्स में आप देखें बच्चे मर गए, मगर उसी स्कूल्स में IRGC के शायद कोई घाती है, शायद नहीं, श्योर थे, इसके लिए अटैक हुआ। और जैसे हमारे सम्मानित एम्बेसडर भारत साहब दीपक साहब ने बताया कि ईरान इज कंप्लीटली बैकड आउट, इज इट ट्रू? ईरान इज फिनिश्ड, ईरान इज डिस्ट्रॉयड। अभी जो गोला बारूद छोड़ रहा है ईरान से, ये देश पर एक कोई IRGC पीपुल दे आर, बट एट द सेम टाइम
एज ए जर्नलिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, आई कैन नॉट सपोर्ट कि ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं ईरान को कब्जा कर लूंगा। ट्रम्प कह रहे हैं कि वेनेजुएला में कोई और बात थे कि इनडेफिनिटली उसको ऑयल रिजर्व को कब्जा किया, बहाना बना के कि मादुरो ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे। अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को कब्जा करूंगा, सो ही इज टॉकिंग अबाउट इन्वेशन। हाँ, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प भी कहते हैं, और कभी कभार तो वेनेजुएला के लिए अपना खुद को ही वहां का स्टेट हेड बता देते हैं। तो ट्रम्प की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी कह रहे थे कि ईरान ने उनको गिफ्ट में बड़ा बढ़िया गिफ्ट में शिप्स भिजवाए हैं, ऑयल टैंकर्स भिजवा रहे हैं, तो कुछ भी खामख्याली में कहते हैं। लेकिन फखर, सवाल ये भी उठता है कि भाई पाकिस्तान ऐसी कौन सी पीस टॉक करवा रहा था जिसमें दीपक साहब ने वाजिब बात उठाई कि जहां पर जो दोनों पार्टीज है ना, जिन्हें आपस में सुलह करनी है, वही मौजूद नहीं थे, बाकी सब थे। देखिए, जो दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग्स हैं, तो वो तो 28 फरवरी से पहले डायरेक्टली हो रहे थे ना। मीडिएट कर रहा था ओमान उसको, उसके बाद तो डायरेक्ट डायलॉग्स उनके हुए नहीं है, और ये किसी ने भी नहीं कहा कि डायरेक्टली वो आए हैं। हो सकता है वक्त लगेगा, ऐसे नहीं है कि अभी जाकर और पाकिस्तान ने कह दिया तो वो पहुंच जाएंगे, या सऊदी अरेबिया ने कह दिया। हाँ, टर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और इजिप्ट है, चारों के अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि टर्की के तो इजराइल के साथ भी हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं, और अमेरिका ने उसको कहा है कि बिल्कुल जी, हम इसके थ्रू मीडिएशन कर रहे हैं, वाया पाकिस्तान कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि अभी अब्बास अराक्ची साहब या मसूद पशकियान साहब पहुंच जाएंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगी। यूक्रेन रशिया के जंग को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जंग अभी भी चल रही है। बहुत ज्यादा मीडिएशन हुई, मोदी साहब ने 1-2 दफा उसमें कोशिश की, और भी कुछ लोगों ने उसको कम करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो जंग चल रही है। ट्रंप और जिसे कहते हैं व्लादिमीर पुतिन मिले लास्ट ईयर अलास्का में, लेकिन उसके बाद भी वो जंग खत्म नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मेरे ख्याल में बातचीत होगी, और वही वाली बात है कि ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नुकसान पहुंचा दे ईरान को, खासतौर पे क्योंकि उनके पास एनर्जी की मतलब एज अ प्रोडक्ट है उनके पास, उसको सेल आउट करते हैं। अगर दुनिया में जो चीन उनसे लेता रहा है या इंडिया उनसे लेता रहा है, तो उनकी जो सारी इकोनॉमी है तकरीबन वो इसी से चल रही होती है। तो उसको अगर वो तबाह कर देते हैं तो उसको दोबारा से रीगेन करना या उसको दोबारा उस स्ट्रक्चर को खड़ा करना, उसमें टाइम लगेगा। तो शायद इसी तरीके से ईरान भी कोशिश यही कर रहा है कि जहां जहां उनके मिलिट्री बेसिस हैं या उनके इंस्टॉलेशंस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको हिट कर सके। तो जब तक वो दोबारा खड़े होंगे तो उनको भी लाजमी सी बात है टाइम लगेगा। हालांकि उसकी जो कॉस्ट है वो मिडिल ईस्ट को पे करनी पड़ेगी, वो तो ट्रंप के जेब में बिल्कुल वाजिब बात की है, मिडिल ईस्ट को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मैं यही कह रही हूं कि जैसे कि हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ईरान को मार पड़ रही है और बहुत मार पड़ रही है, और ईरान इस कदर अभी बर्बाद हो रहा है कि उस तबाही से कैसे उठेगा फिर खड़ा होगा कोई नहीं बता सकता। और अमेरिका उसे और बर्बाद करना चाह रहा है, उसे मिट्टी में मिला देना चाह रहा है कि उसमें इतना दमखम ही ना हो कि वो खड़ा भी हो सके। पर इस सब के बीच में जब वो इस हालत में है, इतना घायल है, तो फिर वो जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको निशाना क्यों नहीं बनाएगा? सऊदी अरब का 70% जो वाटर सप्लाई है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पे निर्भर है, कुवैत की तो 90%, ओमान की 86%, बाकी गल्फ कंट्रीज में मोटा मोटा 70% से ऊपर ही डिपेंडेंसी है डिसैलिनेशन प्लांट्स पे। तो क्या ईरान ऐसे हालात पैदा कर देगा कि पूरी गल्फ कंट्रीज जो है पानी की बूंद के लिए तरस जाएंगी? क्योंकि वो तो मर ही रहा है। देखिए, यही असल इशू है ना कि हमले ईरान के ऊपर कहां से होते हैं, इन्हीं एयर बेसिस से, या जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है तो अमेरिका की, और जो लैंड इस्तेमाल हो रहा है वो मिडिल ईस्ट का हो रहा है। तो उन्होंने तो अपनी जो गुस्सा है उसके ऊपर तो निकालेंगे। वो तो बहुत पहले उन्होंने कहा था, लास्ट ईयर जून में जब अटैक हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर अगली दफा होगा तो हम यहाँ पे जितनी भी इंस्टॉलेशन होंगे हम उसको निशाना बनाएंगे। और शायद मिडिल ईस्ट उसको समझ रहा था कि बड़ा लाइटर लिया उसको, और वो उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अगर कोई और भी होता और उन अड्डों से अगर पाकिस्तान से कोई जहाज उड़ेगा और किसी कंट्री में जाके बमबारी करेगा, बेशक पाकिस्तान की डायरेक्टली उनके साथ प्रॉब्लम ना हो, तो पाकिस्तान पे लाजमी सी बात है कि उन इंस्टॉलेशन को वो अटैक करेगा। वो कोई भी शख्स, वो इंडिया हो सकता है, वो अफगानिस्तान हो सकता है, वो चीन या ईरान हो सकता है। इसीलिए ईरान भी ये वाली स्ट्रेटेजी अपना रहा है। नुकसान तो होगा, मिडिल ईस्ट रोल प्ले कर सकता था, मोहम्मद बिन सलमान साहब कर सकते थे, शेख ज़ैद अल नहयान कर सकते थे, कतर के अमीर कर सकते थे,
कुवैत के कर सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने $3.6 ट्रिलियन वहां पे इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया और 42 करोड़ डॉलर का जो है एक जहाज गिफ्ट किया गया कि उसके बाद ट्रंप जो है हमारी वाह करेंगे। तो ट्रंप ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने दुनिया में इस तरह की मतलब बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पर उन्होंने रिएक्ट तो नहीं किया ना सर। बात तो यही है ना कि आपके क्राउन प्रिंस को इस कदर बेहुदा लैंग्वेज में बात कर ले, पर सऊदी चुपचाप बैठ के फिर भी अमेरिका के तलवे चाटे, और सऊदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है साहब। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसा इस्तेमाल करना उनको नहीं आता ना। अपना पैसा जाके अमेरिका के पास रखवा के वो समझते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका ने कितना प्रोटेक्ट किया मिडिल ईस्ट को? मैं कहता हूं कि जितनी मार अभी मिडिल ईस्ट को पड़ी है और जो नुकसान मिडिल ईस्ट में अभी हुआ है, 90s की जो गल्फ वॉर थी उसमें ऐसा नुकसान नहीं हुआ था जो अभी हमें 2026 में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हम ईरान की बात तो करें कि वो दोबारा से कैसे खड़े होंगे, इसी तरीके से अगर यूएई की हम बात कर ले, मेरे ख्याल में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया के लोग वहां पर काम करते हैं, वहां कंपनीज के ऑफिसेज हैं, उनको भी दोबारा उस पोजीशन पे आना जो 28 फरवरी 2026 से पहले की थी, उस पे आना और वो ट्रस्ट गेन करना दुनिया में, उसको भी बहुत वक्त लगेगा। या मोहम्मद बिन सलमान साहब जिस तरह अपनी इकोनॉमी को ऑयल से शिफ्ट करके दूसरी चीजों पे लेके आते, टूरिज्म वगैरह पे, तो उसको भी दोबारा खड़ा करना इतना आसान नहीं होगा। ईरान तो होगा तबाह, लेकिन उसके साथ 10 कंट्रीज और भी मुझे लगता है कि उनका भी दड़न तख्ता होने वाला। बिल्कुल। और यहां पर दीपक वोरा जी, ईरान तो खुद तबाह होगा और सर कह रहे हैं हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी संग लेकर डूबेंगे, हमारी तो तबाही निश्चित है, तो तुम्हें क्यों बख्श दें। तो क्या आपको भी लगता है कि अब अगला जो मिसाइल अटैक है वो ऐसा क्राइसिस उत्पन्न करेगा कि अगली जंग जो है वो वाटर क्राइसिस के लिए, अभी तो तेल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर जब डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला होगा तो फिर पूरी लड़ाई पानी पर आटिकी होगी? ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गल्फ कंट्रीज़ के हैं, जिस पे बहुत पैसा खर्च किया, क्योंकि पीने का पानी तो उनके पास नहीं है, वो तो सैलाइन वाटर है, इसलिए डिसैलिनेशन प्लांट्स है। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर कुछ देर पहले आई है बेटा, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप साहब स्पेशल फोर्सेज, जो हम ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे थे, वो करेंगे ताकि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, इस जर्नलिस्ट ने कहा है कि ट्रंप साहब को मालूम है, स्पेशल फोर्सेस भेज के उस एनरिच्ड यूरेनियम को निकाल लेंगे। इसीलिए 82nd एयरबॉर्न उनकी एक डिवीजन है जो बहुत स्पेशलाइज करती है ऐसी चीज़ों में, और एक इंजीनियरिंग बटालियन को भी वहाँ भेजा है ताकि उस एनरिच्ड यूरेनियम को निकाल दिया जाए ईरान से। अब ये सही है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। नॉर्मली वो इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाते, और खासतौर से ये जर्नलिस्ट जिन्होंने ये कहानी लिखी है। अगर ये सच है तो फिर जो ग्राउंड फोर्सेस वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि वो खर्ग आइलैंड पे हमला कर देंगे या हॉर्मुज आइलैंड पे करेंगे। मेरा मानना, अगर ये सच है तो शायद वो वहाँ जाएंगे जहाँ पर इनके न्यूक्लियर यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, क्योंकि ईरान नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है, उसने हस्ताक्षर किए हैं, जो कहता है कि 5% तक आप यूरेनियम को एनरिच कर सकते हो ऊर्जा के लिए। आपने तो 50, 60, 70% तक कर दिया बॉम्ब बनाने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि ये जंग तभी रुकेगी जब ईरान इतनी मार खाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशन और मिसाइल सबको भूल जाएगा। फाइनली ये पिछले 30 दिनों में ये मिसाइल्स नहीं बनी है, ये तो 30 साल से कोशिश हो रही थी। इनका एक IRGC का कमांडर होता तो उसने भी बहुत कोशिश की थी, डिसेंट्रलाइज, ये वो 30 साल से ये बना रहे हैं। नहीं तो एक महीने के अंदर बेटा कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिसाइलें नहीं बना सकता। ये कोशिश रही है कि हमें अब तैयार होना है, क्योंकि एक ना एक दिन हमें इजराइल पर हमला करना है। और जो ट्रंप साहब और इजराइल ने हमला किया है, उनको लगा कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट है, अब ईरान को ठोको। जब कोई उसके समर्थन में नहीं आएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ईरान लड़ता है, लेकिन कब तक लड़ेगा? झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थकेगा जरूर। वहाँ के लोग थक जाएंगे और हो सकता है फिर वो सड़कों पे दोबारा नहीं। बिल्कुल। तेहरान जिस तरह से अभी अंधेरे में है और जिस तरह से वहां पर रोजमर्रा की जरूरतों की सप्लाई धीरे धीरे बाधित हो रही है, तो फटीग आएगा, आवाम में भी आएगा, अभी इमोशंस आए हैं। लेकिन फखर, जिस तरह से अभी सर ने भी एक आर्टिकल का हवाला दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर लें, अमेरिका के दूसरे मीडिया हाउसेस की बात कर लें, हर कोई ये कह रहा है कि हाँ, पेंटागन भी इस बात को एंडोर्स कर रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस भेजने की तैयारी है, एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत टेंशन हो जाएगी, Catch-22 सिचुएशन हो जाएगी कि करे तो क्या करे। अमेरिका को नाराज कर नहीं सकते हैं आप लोग,
सऊदी से पैसे लिए हैं तो फौज भी भेजनी पड़ेगी, और फिर ईरान जो किसी को नहीं बख्श रहा, आपका तो बॉर्डर शेयर होता है, आपको कैसे बख्श देगा? देखिए पिनाज, मसला ये है कि पाकिस्तान से मेरे ख्याल में इस वक्त बेशक अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे भी हों, ये चीज़ नहीं होगी कि अमेरिका को यहाँ से ग्राउंड सपोर्ट दी जाएगी पाकिस्तान से, ये नहीं हो सकता। और इसकी शायद पहले आपके ही शो में बात हुई थी कि बहुत सारी रीजंस हैं। इतना आसान नहीं है कि अमेरिका जहाँ से भी आता है पाकिस्तान से नहीं आएगा। शायद अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जहाँ से भी आएगा मिडिल ईस्ट उनके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पहले भी वो मौजूद है और उसके ज़रिए वो आएंगे। जो कहते हैं कि हम बूट ऑन द ग्राउंड जो है वो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनके बाकी जो लोग। जहाँ तक बात है सऊदी अरेबिया की कि सऊदी अरेबिया से हमने पैसे लिए हुए, बिल्कुल एक चीज़ है, ये एक रियलिटी है। अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी तो खैर नहीं कहना चाहिए, बुरी चीज़ है उधार लेना किसी से भी। लेकिन इशू ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के मामलात है, एक मुश्किल सूरत हाल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ डिफेंस पैक्ट किया हुआ है सितंबर 2025 में, उसको शायद सऊदी अरेबिया चाहेगा कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ उस पर करे। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान का अभी 1 महीना जंग रही, अभी भी तकरीबन चल रही है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ओवर शेडो कर दिया है मिडिल ईस्ट वॉर ने, अफगानिस्तान के साथ जो मामलात है पाकिस्तान के, वो ख़त्म नहीं, वो एज इट इज़ चल रहे हैं। तो क्या उसमें सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फौज भेजेगा? और रिस्पेक्ट की एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी ऑलरेडी किसी के साथ कोई क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं तो यू आर नॉट बाउंड ऑफ दैट कि आप अपनी फोर्सेस को जो है उनको दे दें। मेरे ख्याल में कुछ तरीकाकार निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कुछ ऐसे लोगों को निकाला गया है और यकीनी तौर पर उनको जहां की सपोर्ट हासिल होती है वो बड़ी खतरनाक है, और उनको कहा यह जा रहा है कि आप थोड़ी सी ऐसी बातें करें कि वो एंटी ईरान हो, क्योंकि लोग सुन्नी हो या शिया हो, पाकिस्तान में लोग मेरे ख्याल में 90+% जो लोगों की है वो ईरान को सपोर्ट कर रही है। मतलब इससे हट करके भाई वो एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री है या क्या है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई ये बात नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कल मैं एक जगह पे था तो मैंने बाकायदा उसको डॉक्यूमेंट किया, मैंने रिकॉर्ड किया, उस वहाँ पे जो एक यंग लड़का तकरीर कर रहा था, जो बातें उसने की तो वो एंटी ईरान थी। वो इसलिए किया जा रहा है कि शायद लोगों के दिलों में ये बात या दिमाग में डाल दी जाए कि नहीं नहीं जी ईरान तो बहुत बुरा है, बाकी सारे लोग अच्छे हैं। उन्होंने बल्कि ऐसे लोग जो है ना इजराइल को कंडेम करते हैं ना यूएस को कंडेम करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी देखें हमें तो अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती होती है, वो किसी के साथ भी होती है, तो उसको भी बुरा कहना मेरे ख्याल में अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है दुनिया में कहीं भी और किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो तो वो कहना चाहिए। अगर वो ये नहीं करता तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपनी चीजों पे मेरे ख्याल में ध्यान देने की। अगर दिक्कत यह है कि यहाँ ट्रंप को गलत कई बार कहते हैं, दुनिया कहती है, ट्रीटीज कहती है, कानून कहता है, लेकिन ट्रंप कहते हैं मेरी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको जो कहना है कह लीजिए। उन्हें ना अपने देश के लोगों की परवाह है, उनकी खिलाफत में उनके अधिकारी रिजाइन कर जाते हैं, उनके खिलाफ बोल जाते हैं, आवाम उठ खड़ा होता है, इंटरनेशनल लीडर्स बोल देते हैं, नाटो साथ छोड़ देता है, लेकिन ट्रंप को फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक ऐसा शख्स जो है अगर उसने तय कर लिया है डॉक्टर बरई कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, तो फिर ट्रंप मान के चल रहे हैं कि भाई ये जंग चाहे महीना चले, 2 महीना चले, साल भर चले, इराक अफगानिस्तान जैसी स्थिति हो जाए, ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके लिए तैयार हो चुके हैं, अमेरिका इसके लिए तैयार हो चुका है। ऐसा है कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड जो वोरा साहब ने बताया, उनके 3 उद्देश्य हैं। एक, जो 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है 60%, किसी तरह उसका कब्जा ले लिया जाए। दूसरा, कर्ग आइलैंड पर जो 90% ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं ग्राउंड से, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए या उसका कंट्रोल लिया जाए तो ऑयल कैन फ्लो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल कैन बी ब्लॉक गोइंग टू चाइना। और तीसरा, यूरेनियम निकाल दिया। देखो, ये जो ईरान की रेजिम है, आयतोला रेजिम, वो कोई इलेक्टेड नहीं है। 1979 में रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ जो आयतोला बन गए हैं
ट्रंप खैर ऐसे देखे तो पाकिस्तान के यूएसए के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, शायद पॉपुलर है नहीं है वो तो नेक्स्ट इलेक्शन में मालूम पड़ेगा, लेकिन जो ईरान की रजीम है उसको कोई इलेक्शन नहीं मिला है। किसी को भी खड़े रहना है मजलिस में तो आयतुल्ला की अप्रूवल चाहिए, प्रेसिडेंट है कोई भी मेंबर हो। तो सर इससे तो ट्रंप को आप क्या दिक्कत है? वहां का आवाम अपने आप झेलता ना वो बात। और चलिए अगर ट्रंप को खामनेई से इतनी दिक्कत थी तो खामनेई तो उन्होंने उनको मार गिराया, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ट्रंप की दिक्कत खामनेई या वहां ईरान का आवाम नहीं था सर, ये बहुत क्लियर है पूरी दुनिया को। आपने खुद ही अभी अपनी बात में कहा कि चीन की एनर्जी जो जाती है उसको ब्लॉक करना है सीधे सीधे। चीन से सीधे तो लड़ नहीं सकते हथियार लेके, तो ईरान के कंधे पे रख के चीन के लिए बंदूक चलानी है। शोएब चौधरी साहब, लेकिन इस सब में अगर कोई पिसेगा कल को, भाई अमेरिका तक तो मिसाइल जाने से रही, अमेरिका को कुछ नहीं बिगड़ेगा, बॉडी बैग्स जाएंगे, जवाब दे देंगे ट्रंप। वैसे भी तीसरी बार तो इलेक्ट हो नहीं सकते हैं, लास्ट टेन्योर है, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ कह ही ले, क्या पता इतिहास के पन्नों में बदनाम होकर दर्ज हो जाएं। लेकिन अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की, अगर उनके डिसोल्यूशन प्लांट्स को आप हिट कर देते हैं, आवाम पानी पानी के लिए मरता है, आप उनके एनर्जी प्लांट्स को हिट कर देते हैं, आप उनकी ऑयल रिफाइनरीज जो वहां पर हैं पूरे का पूरा प्रोडक्शन यूनिट्स उनको हिट कर देते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सिर्फ 17% डैमेज हो गया था जब पिछली बार हिट किया था ईरान ने, काउंटर अटैक किया था जब। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कोई बर्बाद होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और गल्फ कंट्रीज होने वाले हैं और वहां का आवाम होने वाला है। विनाथ जी देखिए, सबसे पहले एक चीज साफ क्लियर करना जरूरी है। जो पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की यूक्रेन वॉर में मोदी जी के एफर्ट्स को, ये पाकिस्तान के एफर्ट्स। पाकिस्तान इज नॉट ए न्यूट्रल एंटिटी। Pakistan is notoriously anti-Israel country, Israel hating, Jew hating, Christian hating and Hindu hating country. Pakistan has no right to mediate. मगर पाकिस्तान जैसे डोनाल्ड ट्रंप के लैप डॉग है, तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे ही ऐसे पीस समिट की अरेंजमेंट किया। क्यों कि पाकिस्तान ने चीट किया सऊदी अरबिया को, उसके साथ एग्रीमेंट किया है, ट्रीटी किया, साइन किया है टू प्रोटेक्ट इट व्हेन सऊदी अरबिया इज अटैक। एंड अभी तो इसको फ्रॉड किया है $5 बिलियन लेके। तो ये जो फ्रॉड पाकिस्तान को बचाने के लिए ट्रंप ने ही ये मशवरा दिया है कि एक फालतू पीस कॉन्फ्रेंस कर लो, उसमें भी इजिप्ट, टर्की एंड सऊदी अरबिया, नॉन ऑफ देम आर पार्टीज हु आर फाइटिंग with each other. There is no Israel and Pakistan is an Israel hating country. It's a Jew, a Christian and Hindu hating country. Pakistan is worse than Iran or actually similar as Iran. ईरान की तरह एक रेडिकल नेशन है। तो पाकिस्तान जब एफर्ट्स करता है, आप सोच लीजिए कि सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट करने के लिए कर रहा है। और इसाक दर कहिए या आसिम मुनीर कहिए या शहबाज शरीफ कहिए, सब के सब डोनाल्ड ट्रंप के नौकर हैं। मैं दीपक सर के पास आऊं, वो मुस्कुरा रहे हैं इसका जवाब लेने के लिए। फखर वो कह रहे हैं कि हम काम बिगाड़ते ज्यादा है, बनाते नहीं है। आप तो इजराइल से नफरत करते हैं तो मीडिएशन क्या कराएंगे? आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वही हो भी रहा है। जब से आपने पीस टॉक की बात की है, आपका ग्राफ भले ही थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ गया हो, इंटरनेशनल खबरों में बन गए हो, लेकिन हमले और तेज हो गए हैं। चौधरी साहब कह रहे हैं ठीक नहीं है मामला आपका, मुल्क का। देखिए, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बोलते रहेंगे, ये उनकी मर्जी से तो नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक रियलिटी है बिल्कुल, और पाकिस्तान को लोग सुनते हैं। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जैसे कहते हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह कोई आके फोर्स और उनके बंदे को उठा के ले जाए, वो नहीं है। पाकिस्तान एक इस लिहाज से, बेशक हम क्रिटिसाइज में उनकी पॉलिसीज को करता और करता रहूंगा, ये मेरा राइट है एज जर्नलिस्ट। लेकिन वहां चुनी हुई सरकार की जगह किसी और को बैठा दिया जाता है। नो, उठाया नहीं जाता, किडनैप नहीं होता है, लेकिन वहां पे दूसरे तरह का किडनैपिंग हो जाती है। नो पिनाज, उसके ऊपर बिल्कुल बात होती है ना। मैंने आपको कहा ना कि सिर्फ फखर यूसुफजई बात नहीं करते, हजारों के हिसाब से हमारे यहाँ जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जो इस चीज को चैलेंज करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो रिपोर्ट करते हैं, फॉरेन ऑफिस में, कहां पर हम ये बात करते हैं। हम यहाँ के टीवी पर, यहाँ के सोशल मीडिया पर ये बड़ी खुल के बात करते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं करते कि जो गलत है गलत है। अगर किसी के इलेक्शन पर डाका डाला जाएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। बेशक मैं इमरान खान का सपोर्टर कभी नहीं रहा, बट जो उसके साथ हुआ मैं उसको बिल्कुल आज सपोर्ट करता हूं उनकी चीजों को कि उनके साथ ज्यादती होती है। मैं कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि जी नवाज शरीफ तो मैं कोई इसका डाई हार्ड फैन हूं और उसके साथ कोई अकीदत रखता हूं,
कभी नहीं करूंगा मैं। जहां तक बात है कि जी एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन और एंटी जीव्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसी बिल्कुल ये फजूल किस्म की बात है, इंतहा की फजूल किस्म की बात है। इजराइल के साथ एज ए कंट्री पाकिस्तान के मामलात है, नॉट एज ए ज्यूज कंट्री। ज्यूज तो अमेरिका में पाकिस्तानियों के साथ हैं, पूरा यूरोप भरा हुआ है, हम भी आप भी सब जाते रहते हैं, हमें तो कभी मसला नहीं हुआ। मतलब इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे मैं कहता हूं कि बाकी दुनिया के लोग जा रहे होते, लेकिन हम कितने ज्यूज के साथ हमारा होता है, पोलैंड में कहां कहां पर, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ये क्यों पे रहे? नहीं भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यूज के साथ। लेकिन जो नेतन्याहू की ज़ायनिस्ट पॉलिसी है उसके साथ है, वो किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर ये बात करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, किसी के डर के खौफ से नहीं करूंगा। ना मुझे नेतन्याहू से कुछ चाहिए और ना मुझे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान से कुछ चाहिए। और जहां तक बात है कि जी हमने उनको चीट किया, ये देखें हमारा और सऊदी अरेबिया का मामला है। मोहम्मद बिन सलमान कोई छोटा बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसको पता नहीं चलता कि मैंने $5 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान को, और मजीद अगर वो मुझसे लेता है या मैं उनको देता हूं तो वो बस कह देगा नहीं नहीं बस ठीक है, आपने तो मुझे मतलब वो कर दिया, इधर उधर की कहानियां सुना दी और मैंने मान ली। वो एक लीडर है, वो इतने बड़े कंट्री को चलाता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी। अगर पाकिस्तान किसी को चला भी सकता है तो ये भी उसकी काबिलियत है ना दीपक सर, कि अगर चला पा रहा है तो ये भी उसकी काबिलियत है। और डर्टी जॉब तो वो कर ही रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने इतिहास के पन्नों में भी डर्टी जॉब की है अमेरिका की। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान अमेरिका की ही डर्टी जॉब कर रहा है, डिसीव करके पीस टॉक्स के नाम पे? आपने बिल्कुल सही कहा बेटा। आपको याद आ गया जो उनके मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री ने कहा था कि 30 साल से ज़्यादा से हम अमेरिका का गंदा काम करते रहे हैं। तो जब आप इस तरह के बयान देते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, फिर दुनिया कौन भरोसा करेगी आपके ऊपर? पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता है अभी। अब आप देखिए मज़ेदार चीज़ बेटा, अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम कोई मीडिएशन करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच, और कुछ दिन पहले ईरान कहता है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मीडिएशन करूंगा। जिसको देखो वो मीडिएशन में उतर जाता है। इट्स अ बिट ऑफ अ जोक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ। बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। तो मेरा मानना है ये नॉन स्टार्टर है। पाकिस्तान की छवि बहुत खराब है, कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। ना हम करते हैं, ना गल्फ के देश करते हैं, ना अफगानिस्तान करता है, ना ईरान करता है। फिर आप क्या मीडिएशन करेंगे वहाँ पे? सिर्फ अपना नाम किसी सोशल मीडिया में डाल दिया और फिर आप बड़ा भांगड़ा करने लगे, ओ जी देखो हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं। नो, इट डजंट मेक सेंस। हम लोग चाणक्य की संतान हैं। हमारी मेगाफोन डिप्लोमेसी बेटा नहीं होती। हम बिहाइंड द सीन्स चुपचाप से काम करते हैं। चलिए ठीक है, तोता चने बाजे घना ये भी कहा जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि पीस टॉक होगी या फिर जिस तरह से जब से पीस टॉक की बात शुरू हुई है एग्रेशन और ज्यादा हमले भयावह होते चले जाएंगे, और अब क्या पानी के लिए भी ये जंग और ज्यादा अग्रेसिव होगी और बूट्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे। लगातार इस जंग से जुड़ी हुई हर अपडेट और उसके क्या कुछ मायने दुनिया भर के देशों के लिए हैं, इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं रोज। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।